हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। क्यों पता है? क्योंकि आज हम लोग अपना वन शॉट रिवाइज करेंगे। पता है कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। फाइनल एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट? तो लगा दो फटाफट से अटेंडेंस अपने आखिरी वन शॉट की क्लास की, और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बच्चों, चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता चल ही चुका है, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। तो कहने का मतलब है कि अब तक जो चैप्टर नंबर 9 में ट्रेड कर रहे थे, वो कर रहे थे अपनी अपनी कंट्री के अंदर। अपनी कंट्री में कभी होलसेल ट्रेड कर रहे थे, तो कभी रिटेल ट्रेड कर रहे थे, कभी अपनी दुकानें खोल के ट्रेड कर रहे थे, तो कभी गली गली घूमकर ट्रेड कर रहे थे। बट अब हम आ गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, जहां पर हम लोग ट्रेड सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही नहीं करेंगे, बल्कि ये ट्रेड हम करेंगे देश और दुनिया के साथ। मतलब कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। बट ट्रेड का मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। पर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, सो इंटरनेशनल बिजनेस एक वाइडर टर्म है देन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें आ जाती है। सो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है, इट रेफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटीज डन अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। यानी कि कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो आप अपने बॉर्डर को क्रॉस करके कर रहे हो, मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ कर रही है, तो उसे हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इस इंटरनेशनल बिजनेस में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का ही ट्रेड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि कैपिटल का मूवमेंट भी है, एज वेल एज यहाँ पर लोगों का मूवमेंट भी है, यानी कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली उसका मूवमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पढ़े, तो जैसे कि हमारी Hyundai कार्स इंडिया में बनाई जाती है इंडियन मार्केट के लिए भी, बट एज वेल एज फॉर दी एशियन मार्केट्स। ठीक है, तो वहां के लिए भी हम लोग कार मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों क्यों हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस? क्या रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस के पीछे? तो सबसे पहला रीजन है बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास किसी तरीके के रिसोर्सेज हैं, या मैं कहूँ किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो किसी के पास कम, किसी के पास कुछ अवेलेबल है तो किसी के पास कुछ अवेलेबल है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। सारी कंट्रीज के पास सेम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे कि सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है ज्यादा, जापान के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी तो अच्छी है लेकिन रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। तो ऐसे में एक दूसरे की मदद की जाती है, एक दूसरे के साथ ट्रेड किया जाता है, ताकि अपनी अपनी जो भी स्पेशलाइजेशन वाली चीज है वो एक दूसरे के साथ बांट सके। सेकेंड रीजन है डिफरेंसेस इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सभी की अवेलेबिलिटी अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे कि लेबर इंडिया में सस्ती मिल जाती है, और यूएसए में हमें पैसा, कैपिटल, मशीन ये सब ज्यादा मिल जाता है। तीसरा हमारे पास जो रीजन है वो है डिफरेंस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। डेफिनेटली अलग अलग देश की जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग है, और उसको लगाने की जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है। तो प्रोडक्टिविटी और वेजेस नेशन टू नेशन अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर आपको लेबर भी बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सस्ती लेबर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चीपर प्रोडक्शन कर सकते हो अगर आप इंडिया की लेबर का इस्तेमाल करते हो। डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, डेफिनेटली हर कंट्री टेक्नोलॉजी और स्किल्स के टर्म्स में भी अलग अलग है। कुछ कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है। जैसे कि जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है, तो इंडिया सॉफ्टवेयर में अच्छी है। ठीक, उसके बाद आता है इनका स्पेशलाइजेशन। हर कंट्री कुछ ना कुछ बनाने में स्पेशलिस्ट है। मतलब हर इंसान के अंदर ही होता है ना ये तो, कि हम लोग किसी ना किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, तो मेरा स्पेशलाइजेशन बिजनेस स्टडीज के अंदर है। हो सकता है कि आप कोई एक ऐसा आपके अंदर भी कोई एक ऐसा स्किल हो जिसके अंदर आप स्पेशलिस्ट हो। तो हमें जो काम करना आता है, जब हम उस काम को करते हैं तो हम उसको और लोगों से बेटर तरीके से कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्स। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि कंट्री भी क्या करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है इन विच दे आर एफिशिएंट एट एंड इम्पोर्ट द रेस्ट, कि जो चीज खुद बना सकते हैं वो तो खुद बना लेते हैं, और अगर किसी दूसरे देश को सामान की जरूरत हो तो उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं।
और जो चीज हमें बनानी नहीं आती या जिस चीज को हम नहीं कर सकते उस चीज को हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया क्योंकि सॉफ्टवेयर में अच्छा है तो उसको एक्सपोर्ट कर देता है, बट वहीं पर क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है तो उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट भी है, जब कंट्रीज आपस में इस तरीके से सरप्लस गुड्स को एक्सचेंज करती है तो कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट मिल रहा है। हमारे पास कोई सामान ज्यादा है तो क्यों उसको यहाँ पर रखकर वेस्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं जहां पर उस चीज की कमी है। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट की तरह भी आप इसको देख सकते हो। तो ये रीजन थे। अब उसके बाद क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है नेशनैलिटी के बेसिस पर, कि नेशनैलिटी अगर हमारे बायर्स और सेलर्स हैं तो डोमेस्टिक बिजनेस में डेफिनेटली दोनों सेम ही कंट्री के होते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों अलग अलग कंट्रीज के हो सकते हैं। अब बायर और सेलर्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, बैंक है, तो ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इनकी नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम नेशंस के होते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में ये अलग अलग नेशंस के हो सकते हैं। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लेबर और कैपिटल का मूवमेंट विद इन द कंट्री बहुत इजीली हो सकता है, बट यही मूवमेंट अक्रॉस द कंट्रीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कस्टमर के हेट्रोजेनिटी को अगर हम चेक करें तो इंडिया के अगर कस्टमर्स हैं तो ऑलमोस्ट सबकी जो डिमांड है, प्रेफरेंस है, वो ऑलमोस्ट सेम सी ही होगी, मतलब पैटर्न एक जैसा होगा। बट वहीं पे अगर आप बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की तो वहां तो हर एक कस्टमर अलग है ना, हर देश का कस्टमर अलग डिमांड, अलग प्रेफरेंस को शो करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ की मार्केट तो होमोजीनियस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज, कल्चर, प्रेफरेंस सब कुछ अलग हो सकता है। बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस में तो सिमिलर होता है भाई, और वहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस में ये सारी चीजें, प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग देश है तो काम करने का डेफिनेटली तरीका भी अलग ही होगा। पॉलिटिकल सिस्टम, अगर एक ही कंट्री के अंदर काम कर रहे हो तो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक होगा, तो रिस्क भी उसी से रिलेटेड है। बट वहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस में आपको अलग अलग कंट्रीज के साथ काम करना पड़ रहा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत सारे होंगे और उन्हीं से जुड़े उनके बहुत सारे रिस्क सॉरी। उसके बाद बिजनेस लॉज या पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो जब आप एक ही कंट्री के अंदर है तो सिर्फ आपको अपने ही डोमेस्टिक रूल्स, अपने ही टैक्सेशन पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है। बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर मल्टीपल कंट्रीज के साथ हो तो हर कंट्री का आपको लॉ फॉलो करना है, उनके टैरिफ सिस्टम, उनके कोटा सिस्टम, आपको उन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। करेंसी की अगर हम बात करें कि कौन सी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो डोमेस्टिक बिजनेस में सिंगल करेंसी, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी, होम करेंसी, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, रुपी, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जिस कंट्री के साथ डील करोगे उसी के हिसाब से आपको फॉरेन करेंसी यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी, या अपनी ऑफिशियल करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस। अब उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या चीजें हैं भाई इसके अंदर, ये भी तो बताओ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो है बेटा हमारा गुड्स। यहाँ हम सबसे ज्यादा किस चीज का मूवमेंट कर रहे हैं, गुड्स का कर रहे हैं। ये कुछ टेंजिबल आइटम्स होती है जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ सर्विसेज के अंदर भी ट्रेड किया जाता है जिसे इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। इसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं और इसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं सकते। ये कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है, जैसे कि टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज। जैसे कि अब इंडिया जो है वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूएस के क्लाइंट्स को, तो यहाँ सर्विसेज के अंदर भी ट्रेडिंग चलती है। उसके बाद हमारे पास कुछ और रास्ते भी हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। अब लाइसेंसिंग क्या होता है बेटा, लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आप एक परमिशन दे रहे हो कि आपके पेटेंट्स या ब्रांड का इस्तेमाल किया जा सके, और बदले में आप एक फीस चार्ज करोगे। जैसे कि कोका कोला बॉटलर्स अब्रॉड में इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कि मान लो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है आप हमारी कोका कोला जो है वो बेच सकते हो, तो हम आपको लाइसेंसिंग दे रहे हैं, कि हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे पेटेंट और हमारे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोका कोला कंपनी ने भी बहुत सारे देशों को ये अलाउड कर रखा है। फ्रेंचाइजिंग सर्विस बेस्ड होती है, जहां पर लाइसेंसिंग गुड्स बेस्ड होती है, वहीं पे फ्रेंचाइजिंग सर्विस बेस्ड लाइसेंसिंग होती है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, इन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजीज दे रखी है, तभी इनके आउटलेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद और क्या तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप करते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
जिसको आप यहाँ पर एफडीआई के नाम से जानते हैं, या फिर आप कर सकते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको आप एफपीआई के नाम से जानते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सीधे के सीधे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि फैक्ट्रीज लगा दी है, बिल्डिंग खरीद ली है, तो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल मिल रहा है, पूरा ऑनरशिप राइट मिलता है आपको। बट वहीं पे अगर हम एफपीआई की बात करें तो एफपीआई का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल एसेट्स में, यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के अंदर। तो अगर एफडीआई का एग्जांपल कहूं तो जैसे कि टोयोटा ने इंडिया के अंदर प्लांट खरीदा, या एफपीआई की बात करूं तो इंडियन फर्म माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद रही हैं, तो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके भी दिखा सकते हो, जा सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और एफडीआई की तरफ भी जा सकते हो, मतलब डायरेक्ट आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है और आपको उसके ऊपर फुल कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। चलो, अब इस इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे होते हैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट है बच्चों, ये नेशंस को भी मिलते हैं और ये बिजनेस फर्म्स को भी मिलते हैं। मतलब देखो, जब इंटरनेशनल बिजनेस किया जा रहा है तो ये दो ही पार्टीज तो इन्वॉल्व हैं, एक तो पूरी तरीके से कंट्रीज इन्वॉल्व है आपस में एक दूसरे के साथ, और उन कंट्रीज में किसके थ्रू ये बिजनेस किया जा रहा है, डेफिनेटली फर्म्स के थ्रू किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट इन्हीं दो लोगों को मिल रहा है, कंट्रीज को और बिजनेस फर्म्स को। तो सबसे पहला बेनिफिट हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टू दी कंट्रीज, ठीक है। और उसके लिए मेरे बच्चों सी द ग्रोथ। ग्रोथ देखो, इंटरनेशनल बिजनेस है तो ग्रोथ तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एस से है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ई से है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनदर ई स्टैंड्स फॉर द अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और ग्रोथ से है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट राइज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्यों भाई? क्योंकि तुमको अर्न करने हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज। अब तुम्हें क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज? क्योंकि भाई हमें भी तो दूसरे देश से सामान खरीदना होता है ना, तो अपना सामान बेचेंगे, उससे फॉरेन करेंसी आएगी और उसी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दूसरे देश से उनका सामान खरीद सके। तो इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे पहला आपको जो बेनिफिट होता है वो यही कि आप वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी यहाँ पर अर्न कर सकते हो एक्सपोर्ट की फॉर्म में, और उसके बाद उसी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो। उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है ना कि देखो, हर कंट्री को, जब हमने ये बात बोली कि हर कंट्री कुछ ना कुछ बनाने में स्पेशलिस्ट होती है। अब मुझे तुम कहो कि मैम जाके हिस्ट्री पढ़ा लो, मैंने कहा नहीं बेटा, हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी तो बस मैं ही मिस्ट्री हो जाऊंगी यहाँ पे, तो मेरी मिस्ट्री बन जाएगी, तो मैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकती इस काम को। तो यहाँ पर कंट्रीज भी यही कहती है कि देखो, हम कुछ बनाने में स्पेशलिस्ट हैं और हम वही प्रोड्यूस करेंगे बेटर तरीके से, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मैं जो अपना दिमाग है, जो मुझे करना आता है, मैं उसमें लगाऊं ना, जो मुझे काम आता ही नहीं उस चीज में अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो मेरे तो रिसोर्स की वेस्टेज हो जाएगी ना, मेरा टाइम जाएगा, मेरा एफर्ट जाएगा और मेरे दिमाग की पूरी दही बन जाएगी, क्योंकि भैया हिस्ट्री मेरे बस की बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर आप वही काम करेंगे जो काम आपको करना आता है तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा। उसके बाद मोर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी यहाँ पे। अब जब एक देश सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है तो ठीक है, उतना ही प्रोडक्टिविटी हो रही है, बट जब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं दूसरे देश से भी, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ पर लेबर की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मार्केट की डिमांड को ही पूरा नहीं करना, आपको इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को ही पूरा करना है। सो डेफिनेटली आप ग्रोथ, आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, नेशनल इनकम आप ज्यादा अर्न कर पाओगे, एट द सेम टाइम आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेफिनेटली आज हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉरी, फॉरेन ट्रेड की वजह से आज हम लोग दूसरे देश की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो हमारे देश में नहीं प्रोड्यूस होती हैं, हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होती, और उससे कहीं ना कहीं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। इवन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम लोग बाहर से लेते हैं, जो हमारे देश में नहीं मैन्युफैक्चर होती, बट वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या मस्त चॉकलेट तुम्हें खानी हो वो, या मेडिसिन, तो ये चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को या हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो आप, जैसे कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है आईटी एक्सपोर्ट्स करके, मतलब अपने आईटी
आईटी में क्योंकि अच्छा है हमारा इंडिया, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया टेक्सटाइल में भी स्पेशलाइज है और जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करके बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो ये बेनिफिट इस तरीके से कंट्रीज को मिलता है। उसके बाद बेनिफिट्स टू द फर्म्स के लिए हमने कहा अरे यार आई सी पिग, आई मतलब इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सी मतलब द कंपटीशन एस्केप यानी कि कंपटीशन से बच सकते हो, पी मतलब हायर प्रॉफिट, आई का मतलब है इंप्रूव द बिजनेस विजन और जी से हमारा मतलब है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर प्रॉफिट्स की। तो फर्म्स के लिए अगर हम बेनिफिट की बात करें सो डेफिनेटली भाई आज आप सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो एज अ फर्म, अब वहीं पर जो चीज कंट्री के लिए अप्लाई होती है वो फर्म के लिए भी तो अप्लाई होती है कि आज आपके पास सिर्फ ये गिने चुने जो कस्टमर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं यही है, बट वहीं पर जब तुमने अपने आप को ग्लोबलाइज कर लिया, आप एक्सटर्नल ट्रेड में आप आ गए हो, तो बाहर के देश भी ऑर्डर कर रहे हैं आपके पास आपके सामान के लिए, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ गया ना। कितनी सारी ऐसी ऑनलाइन एप्स हैं जो आज के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं जो बाहर की हैं और उनसे उनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उनका जो बिजनेस पहले सिर्फ अपने देश तक चल रहा था आज वही बिजनेस वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो ऐसे में आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने के चांसेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब आपको लगता है कि आपकी मशीनों में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है बट उस हिसाब से आपकी मशीनों के ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में उसकी इतनी डिमांड ही नहीं आ रही है, तो मशीनें खाली पड़ी हुई हैं, बिना मतलब में उसमें जंग लग रहा है, कॉस्ट एड ऑन हो रही है। बट वहीं पे क्या हुआ, बाहर से भी ऑर्डर्स आने शुरू हुए, तो अब आप अपनी मशीनों का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हो। जब उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि पर यूनिट में कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, तो जिससे आप अपने जितने भी आपके पास सामान है उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इन अ बेटर वे कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद एस्केप फ्रॉम द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। अच्छा, बहुत भीड़ लग रही है, राजू आया बेचारा कि चलो मैं तो मोमो का बिजनेस करूंगा। अरे भाई तू क्या करेगा मोमो का बिजनेस, ये देखना इतने सारे लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तू क्या ही कर लेगा, क्या प्रॉफिट कमाएगा? तो उसने कहा ठीक है यहाँ नहीं करूंगा, बाहर जाके करूंगा। बाहर के देश में जाके मोमो का बिजनेस कर रहा है। उसने कहा मोमो नहीं, इंडियन समोसा बेच रहा है बाहर जाके। उसने कहा यहाँ तो बहुत सारे मोमो वाले भी हैं, बहुत सारे समोसे बेचने वाले भी हैं, बाहर जाके करेंगे। तो बाहर जाके अब वहां पर चाइना के लोगों को इंडियन समोसे बेच रहा है और खूब बढ़िया पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन था, तो कंपटीशन से बच निकला क्योंकि वहां कंपटीशन नहीं था और अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा गया। तो कई बार हम इंटरनेशनल बिजनेस को यूज करते हैं ताकि हम जो डोमेस्टिक कंपटीशन हम लोग फेस कर रहे हैं उससे बच सके। इम्प्रूव बिजनेस विजन, हमारा राजू यहाँ बहुत कुछ नहीं सीख पा रहा था लेकिन वहां जाके बहुत कुछ सीख गया। तो जब हम इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के साथ डील करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं, तो कई हद तक हमारा जो विजन है, जो हमारा सोचने का नजरिया है, बिजनेस करने का तरीका है, वो हमारा इंप्रूव होता है। क्योंकि वही 10 लोगों में जब बैठोगे तो 10 नई बातें सीखोगे। डेफिनेटली कुछ अच्छी और कुछ बुरी होंगी, बट हमें अच्छी वाली पिक करनी है, बुरी वाले को इग्नोर करना है। ठीक है, बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट आपकी कई बार क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई अब हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सबको लगता है कि यार ये तो बहुत खा लिया है, बहुत खा लिया, अब ये नहीं चाहिए, अब कुछ नया लाओ। तो आपके इंडियन मार्केट में आपके सामान की जो डिमांड है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे हो चुकी है, यानी कि हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी है, अब कोई नहीं मांग रहा उसको। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपना वही चीज कहीं और जाकर बेचोगे क्योंकि आपके यहाँ पर आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे, अब आपको नए कस्टमर वहां जाके दिखेंगे, तो आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि मारुति सुजुकी अपनी कार्स को एक्सपोर्ट भी करती है, तो अपनी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया की जो फर्म्स हैं वो अवॉइड करती हैं कई बार एक्सपोर्ट, इसलिए करती है क्योंकि उनको डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन को अवॉइड करना होता है, इसलिए कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब एक्सपोर्ट ट्रेड। अब ये तो आपको याद करने हैं क्योंकि इस पूरा प्रोसेस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि दूर देश के अंदर जाकर अपने सामान को बेचना। जैसे कि हल्दीराम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मिठाइयां वॉलमार्ट यूएसए के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, सरप्लस गुड्स को बेचना है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करनी है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना है और ग्लोबल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो बेटा 17 स्टेप्स हैं इन टोटल, तो दिल थाम के बैठिएगा, सारे प्रोसीजर को एक साथ पढ़ेंगे आज हम।
तो क्या याद रखना है उसके लिए थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो सही रहेगा कि पहले यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। एंथुजियास्टिक ऑर्डर्स ऑलवेज लीड द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, जिसमें पहले 6 पॉइंट होते हैं कवर। देन उसके बाद इंस्पेक्शन इंश्योर्स द सर्टिफिकेट, शिपिंग प्रॉपरली इंश्योर्ड, एंड देन कस्टम्स मेक्स द बिल सिक्योर। तो इनके जो इनिशियल लेटर्स है उसी के साथ हमें याद करना है पूरा ये प्रोसेस। याद कर पाते हो इससे तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगी कि इस प्रोसेस को तो आप पॉइंट टू पॉइंट ही लर्न करो तो ज्यादा अच्छे से लर्न हो पाएगा। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे शुरू होता है। सबसे पहले आप एक एक्सपोर्टर हो। बीइंग एन एक्सपोर्टर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी को सामान बेचना है? कहीं ना कहीं से कोई आवाज आएगी कानों में, तभी तो कोई कर रहा होगा इंक्वायरी आपके सामान की। तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस, कि एक इंपोर्टर ने आपके पास एक इंक्वायरी भेजी कि भाई साहब हम सामान खरीदना चाहते हैं, जरा अपनी प्राइस लिस्ट हमें भेज दो, हमें बता दो आपकी प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग, डिलीवरी टर्म्स, ये सब हमें बता दो। तो जब एक्सपोर्टर के पास ये इंक्वायरी आती है तो वो एक चिट्ठा लिखकर भेजता है उसको, एक चिट्ठा बनाता है, चिट्ठी बनाता है उसके लिए, चलो चिट्ठी बोल देते हैं इसको, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उस डॉक्यूमेंट में अपनी सारी कोटेशंस लिख के देता है, यानी कि सब कुछ वो जो जो उसने पूछा है वो सारी बातें वो उसको लिख कर देगा। और बेटा इस चिट्ठी, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम एक नाम देंगे, क्या बोलते हैं इसको? प्रोफॉर्मा इनवॉइस, यानी कि इंक्वायरी के रिप्लाई में जो चीज जा रही है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब जैसे ही इंपोर्टर के पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस पहुंचा होगा, उसको सही लगा होगा हमारे कोटेशन वगैरह, तो उसने हमें ऑर्डर दिया होगा। तो अगला स्टेप यही आता है कि इंक्वायरी और कोटेशन भेजने के बाद हमारे पास ऑर्डर आता है, जिसको हम यहाँ पर इंडेंट कहते हैं। तो इंपोर्टर यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करता है अगर वो प्राइस और टर्म से सेटिस्फाइड होता है। इंडेंट के अंदर वो सारी जानकारी होती है कि भाई आपने कोटेशन भेजी थी, उसके हिसाब से हमने चार्ट दिया है कि हमें ये सामान चाहिए, इस प्राइस पर हम इसको खरीदने जा रहे हैं, क्या डिलीवरी टर्म्स होने चाहिए, क्या पेमेंट का मोड होगा, मतलब वो सारी बातें जो उनको कहनी होंगी वो इंडेंट के अंदर लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर आता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेंट। देन उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब एक्सपोर्टर घबरा रहा है, भाई इंपोर्टर तो एकदम अनजान व्यक्ति है, हम नहीं जानते उसको, कल को सामान लेके पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में वो कहता है कि भाई हमें कुछ गारंटी दो, पेमेंट की गारंटी के लिए हमें कुछ दो। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर डिमांड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसे चेक करनी है इंपोर्टर्स की क्रेडिट वर्दीनेस कि भाई तुम सही भी हो या नहीं। तो एक्सपोर्टर यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए, उसकी पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए, गारंटी के लिए, तो वो डिमांड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है जो इंपोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि भाई सुनो एक्सपोर्टर, चिंता मत करो, अगर इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो भी आपके बिल की होगी वो हम पे करेंगे, हम इसके बिहाफ पर आपको गारंटी देते हैं, आप मस्त एक्सपोर्ट करो सामान, हम यहाँ पर आपको पेमेंट की गारंटी देते हैं। तो ऐसा जब इंपोर्टर के बैंक से कानों में आवाज आ जाती है, एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में, तो आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे किस चीज के लिए चलेंगे? एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ऑथराइज बैंक में, फिर वहां से जाकर आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलेगा, किसके पास जाके? डीजीएफटी के पास जाके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास जाके। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद आप रजिस्टर कराएंगे किसी भी एक ईसीजीसी के साथ, और ईसीजीसी क्या है? आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आपको रिस्क का प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो इन लोगों के पास जाके जब आप ये सारा रजिस्ट्रेशन करा लोगे, आईईसी ले लोगे, तब जाकर आप आगे के स्टेप पे बढ़ सकते हो। तो जब एक्सपोर्ट लाइसेंस की तैयारी हो गई, तो अब क्योंकि सामान भेजना है तो सामान भेजना है तो बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप अरेंज करते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि सामान को शिप करने से पहले के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत है, मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है, बहुत सारे और भी आपको काम करने होते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो एक्सपोर्टर यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेगा ताकि वो रॉ मटेरियल ले सके, प्रोसेसिंग का काम कर सके, पैकेजिंग का काम कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके गुड्स को। ठीक है, जब पैसा मिल जाएगा तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का काम शुरू होता है, यानी कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो पैसा मिलते ही आप सामान को बनाना शुरू कर देंगे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं गुड्स को प्रोक्योर करना शुरू करेंगे कि भैया कहाँ से इकट्ठा करना है सामान और कहाँ जाकर भेजना है, तो उस चीज की तैयारियों में लग जाएंगे। तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, परचेज्ड होते हैं, जैसा भी हमारे इंपोर्टर ने स्पेसिफिकेशन
दिया होगा। तो पहले 6 स्टेप तो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ गुड्स के लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है। कुछ गुड्स के लिए क्योंकि कंपलसरी इंस्पेक्शन होगा ही होगा एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट के तहत, जहां पर ये कहा गया है कि कोई भी गुड्स अगर एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उनकी इंस्पेक्शन जो है वो कंपलसरी है। इंस्पेक्शन जो है आपकी वो IEA के थ्रू हो रही है आपकी। ये हमारी अथॉरिटी है जो एक्सपोर्ट के जितने भी सामान होते हैं उसको ये लोग इंस्पेक्ट करते हैं और आपको उसके बाद एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्साइज क्लियरेंस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। अब क्या होता है कि जितने भी गुड्स हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए जा रहे होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की एक्साइज ड्यूटी नहीं दी जाती है। बट इन केस अगर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी पहले पे कर दिया, आपने जब प्रोडक्शन किया था तब आपने नहीं सोचा था कि गुड एक्सपोर्ट होंगे, बट अब एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं तो आपने एक्साइज ड्यूटी उस टाइम पे कर दी। तो ऐसे में यहाँ आके आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपने एक्साइज ड्यूटी दी है तो वो एक्साइज ड्यूटी का पैसा आपको वापस मिल जाता है और इसीलिए इसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर जो है वो एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं और अगर उन्होंने कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे की होती है तो वो उनको रिफंड कर दी जाती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की डिमांड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लेम करते हैं, नीडेड टू क्लेम द टैरिफ बेनिफिट्स इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि आपको ना कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज क्या होती है उनको कुछ टैरिफ के बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि टैक्स के बेनिफिट। किसी किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की वजह से आपको यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये इशू करते हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कुछ एक्सपोर्ट काउंसिल्स, जिससे कि आप टैरिफ का यानी कि टैक्सेस का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बुक करनी पड़ेगी अब आपको अपनी शिपिंग स्पेस। भाई बुक नहीं करोगे तो सामान जाएगा कैसे? तो उसके बाद आप अगले काम पे लग जाते हैं। एक्सपोर्टर बुक करता है अपनी शिप के लिए, एक स्पेस बुक करेगा, शिपिंग कंपनी उसे शिपिंग ऑर्डर देगी। शिपिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि भैया जो सामान है उसे लोड कर देना, आएगा तो सामान लोड कर देना, ठीक है। तो एक तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है जो कैप्टन को दी जाती है। चिंता मत करना, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी नाम देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी। उसके बाद पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग पे जाएंगे, यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शंस जारी हो गई, स्पेस बुक हो गया, तो अब गुड्स पैक होने शुरू होंगे, लेबल किए जाएंगे जिसपे इंपोर्टर की सारी डिटेल लिखी जाएगी, वेट और डेस्टिनेशन लिखा जाएगा, पोर्ट पे सामान को भेजा जाएगा और उसी टाइम पे एक रेलवे रिसीट आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद गुड्स का इंश्योरेंस होगा, क्योंकि डेफिनेटली गुड्स जब इस तरीके से जा रहे हैं दूर देश तो रिस्क तो है ही। तो ऐसे में गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाएगा। आप एक मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे ताकि आपका जो भी खतरा है रिलेटेड टू द सी, उस खतरे से आप बच सके। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होगा, जहां पर आपको एक शिपिंग बिल मिलेगा। एक्सपोर्टर जो है वो शिपिंग बिल को फाइल करता है, ये बहुत ही मेन कस्टम डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इसी के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अब तक जितने भी तुमने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ जाके कस्टम क्लियरेंस के लिए सबमिट किए जाते हैं, ताकि कस्टम वाले ना ये श्योरिटी कर लें कि आप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद जो कस्टम है वो आपको एक कार्टिंग ऑर्डर इशू करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको वहां जाने की परमिशन मिल रही है जहां पर आपका सामान है। तो आपको डॉक पे एंट्री मिल जाएगी जैसे ही आपको उन्होंने कार्टिंग ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर मेट रिसीट चाहिए होगी। सो इट इज इशूड बाय द शिप ऑफिसर आफ्टर गुड्स आर लोडेड। तो जैसे ही यहाँ पर गुड्स लोड कर दिए जाते हैं तो ये एक शिप ऑफिसर जो है वो मेट रिसीट यहाँ पर आपको दे देता है, जिसके अंदर वेसल का नाम, डेट, कंडीशन ऑफ कार्गो सब कुछ लिख दी जाती है, यानी कि एक श्योरिटी हो जाती है आपको कि आपके जो गुड्स हैं वो लोड हो चुके हैं शिप में, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग कंपनी फिर आपको एक बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करती है जैसे ही उसको उसके फ्रेट चार्जेस मिल जाते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जहां पर बेसिकली आप टाइटल को ट्रांसफर कर रहे हो, ये इस चीज का प्रूफ है कि आपका जो सामान है वो ऑन बोर्ड आ चुका है, ठीक है। और यही चीज अगर एयरलाइंस के थ्रू हो रही है तो आपको एयरवे बिल मिलता है। मतलब अगर शिप के थ्रू है तो बिल ऑफ लेडिंग है, अगर एयरलाइंस के थ्रू है तो एयरवे बिल है, ठीक है। उसके बाद एक कमर्शियल इनवॉइस यहाँ पर बनाया जाएगा, एक फाइनल इनवॉइस बनाया जाएगा यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बारे में, जिसको कस्टम एक बार को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा।
आखिरी पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, सिक्योरिंग द पेमेंट एंड द नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनका मूवमेंट हो रहा है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को बैंक के थ्रू देगा, यानी कि जो इंपोर्टर का बैंक है डेफिनेटली उसके पास वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे तभी उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक आपने बनाए हैं वो सारे ही होंगे। पेमेंट का मेथड बताया जाता है, साइड ड्राफ्ट है या यूजुअल ड्राफ्ट है, जिसमें एक ड्राफ्ट तो कहता है कि इमीडिएट पेमेंट हो जाएगी, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, या कई बार क्या होता है कि वो लोग एक्सेप्टेंस ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट आज सबमिट कर रहे हो, पैसा आपको बाद में मिलेगा। एक्सपोर्टर जो है वो पैसा रिसीव करता है तो बैंक आपको एक बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट दे देता है, यानी कि इस चीज का प्रूफ कि यस पेमेंट आपकी तरफ आ गई है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स है, ध्यान से समझने हैं। ठीक है, अब इसी 17 पॉइंट्स के अंदर हमने बार बार कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े। अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके गुड्स से रिलेटेड थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पेमेंट से रिलेटेड भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट था एक्सपोर्ट इनवॉइस, आप कह सकते हो कमर्शियल इनवॉइस। ये एक बिल होता है जो पूरी डिटेल्स बताता है गुड्स के बारे में, क्वालिटी, वैल्यू, पैकेज, मार्किंग, डेस्टिनेशन, पोर्ट, शिप का नाम, आपका बिल ऑफ लेडिंग का नंबर, डिलीवरी टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। मतलब नॉर्मली एक बिल की तरह होता है, जैसे कि हम भी किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बिल बना कर देता है ना बढ़िया वाला, तो ये कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड वाला बिल है, क्योंकि भाई देखो एक देश से दूसरे देश जा रहा है। उसके बाद एक पैकिंग लिस्ट होती है जिसमें नंबर ऑफ पैकेजेस लिखे होते हैं कि कितने आपने पैकेजेस यहाँ पर हमें दिए हैं, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, हर पैक के अंदर क्या क्या है, और इंडिकेट करता है कि गुड्स को किस तरीके से पैक किया गया है और किस फॉर्म में आप उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हो। उसके बाद आपने अभी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सुना, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस बात की श्योरिटी देता है, इस बात को सर्टिफाई करता है कि ये जो गुड्स हैं ये कहाँ मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिससे जो इंपोर्टर होता है उसको कहीं ना कहीं कुछ टैक्स कंसेशन मिल जाता है जब वो गुड्स को वहां पर लेने जाते हैं। और इस बात की भी इंश्योरिटी होती है कि कहीं ये गुड्स किसी बैंड कंट्री से तो नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो आपको इशू करता है एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, जो इस बात को सर्टिफाई करता है कि जितने भी गुड्स है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, और कुछ गुड्स के लिए तो ये कंपलसरी होता है। तो ये हमारे थे गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब शिपमेंट से रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मेट रिसीट। शिपमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा, शिपमेंट और आपके पेमेंट वाले। ये इशू करता है शिप का कैप्टन। जैसे ही गुड्स लोड हो जाते हैं बोर्ड पे, शिप का कैप्टन ये आपको इशू कर देता है, ये बताते हुए कि क्या है वेसल का नेम, डेट, मार्क्स, पैकेजिंग डिटेल, सब कुछ यहाँ पर ये भर देता है, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग के लिए ये जरूरी होता है। शिपिंग बिल क्या होता है? शिपिंग बिल एक मेन कस्टम का डॉक्यूमेंट होता है, ताकि आपको एक्सपोर्ट की क्लियरेंस मिल सके, जिसके अंदर गुड्स की डिटेल, यहाँ पर भी वेसल का नेम, कहाँ जाके ये गुड्स हमें डिस्चार्ज करने हैं, डेस्टिनेशन कंट्री क्या है और एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, ये शिपिंग बिल में लिखा होता है। तो मेट रिसीट कौन दे रहा है? शिप का कैप्टन दे रहा है। शिपिंग बिल एक मेन कस्टम डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो शिपिंग कंपनी आपको देती है, ये एक्नॉलेज करते हुए कि जो गुड्स हैं वो ऑन बोर्ड हमारे पास आ चुके हैं, और एक जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। एयरवे बिल जो है बेटा वो ट्रांसफर वो तब मिलेगा, बिल ऑफ लेडिंग वही आपका शिपिंग कंपनी देती है आपको, एयरवे बिल आपको एयरलाइन कंपनीज देती है। ठीक है, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डेफिनेटली ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो सारी बातें लिखी होती हैं कि आप कौन से खतरों को यहाँ पर कवर कर रहे हो। ठीक है, कार्ड टिकट, कार्ड चिट या गेट पास क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर बनाता है ताकि गुड्स को मूवमेंट कराया जा सके टू द पोर्ट, जिसके अंदर शिपर का जो भी शिपर्स नेम है वो लिखा जाएगा, पैकेजिंग क्या है, शिपिंग बिल क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिलेटेड टू द शिपमेंट। अब रिलेटेड टू द पेमेंट क्या है बेटा आपके पास? लेटर ऑफ क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट। ये गारंटी है जो इंपोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि अगर इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो चिंता मत करना, हम पैसा दे देंगे। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो एक्सपोर्टर बनाता है इंपोर्टर को डायरेक्ट करते हुए कि आज तो आप पैसा नहीं दे रहे हो हमें, लेकिन इन फ्यूचर आप हमें पैसा दे देना, और कब वो देंगे उस चीज की सब चीजें डिटेल्स लिखी जाती हैं, जिसको एक इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेता है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट कब दिया जाता है? ये एक्सपोर्टर का बैंक देता है, ये कहते हुए कि भाई देखो हमने सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और पैसा हमें यहाँ पर रिसीव हो गया है, तो इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट दिया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक्सपोर्ट का सारा काम कंप्लीट कर लिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। सो इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है कि जिस तरीके से सामान को दूसरी कंट्री में बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक उसी तरीके से दूसरी कंट्री से सामान खरीदना इम्पोर्ट कहलाता है। और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ कस्टम के एक्ट और डीजीएफटी के रूल्स को फॉलो करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करना है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं, और कहीं ना कहीं फेमाइन्स को यहाँ पर कंट्रोल करना है, और नेशनल डिफेंस के लिए भी कुछ चीजें हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब इंपोर्ट प्रोसीजर के लिए आप इस तरीके से कुछ कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड्स जो है वो याद कर सकते हैं। इंक्वायरी, लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ऑर्डर, फिर लेटर बनता है, फिर फाइनेंस आता है, शिपमेंट एडवाइस जाती है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिटायर होते हैं, गुड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, पर उसके लिए करनी पड़ती है क्या, कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। अब इंपोर्टर अगर कोई भी सामान खरीदना चाहता है तो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। तो यहाँ पर इंपोर्टर की तरफ से स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस इंक्वायरी की फॉर्म में, जहां पर वो अलग अलग एक्सपोर्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक्सपोर्ट डायरेक्टरी से। ठीक है, और जब ये डायरेक्टरी से उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो अलग अलग एक्सपोर्टर्स के पास इंक्वायरी जाएगी। इंक्वायरी का रिप्लाई में परफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म में एक्सपोर्टर की तरफ से रिप्लाई आता है, जहां पर वो अपनी कोटेशंस वगैरह सारी चीजें बताते हैं। अब जब यहाँ पर इंक्वायरी कर दी है तो डेफिनेटली इंपोर्ट तो करना ही है, तो इंपोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन कुछ गुड्स तो बिना लाइसेंस के भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं, बट कुछ गुड्स के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एग्जिम पॉलिसी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को चेक करना पड़ेगा कि कहीं आप कोई ऐसे गुड्स तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप जाएंगे डीजीएफटी के पास, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके पास रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट पर आपको ये कोड नंबर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करेंगे। इंपोर्ट करना है, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉरेन एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी के लिए अप्लाई करेंगे किसी भी एक ऑथराइज्ड बैंक में, जो कि आरबीआई जिसको अप्रूव करता होगा। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है इंपोर्ट लाइसेंस के साथ, और साथ में एक फॉर्म वो देंगे आपको फिल करने के लिए, वो फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जब इतनी तैयारी कर लोगे तो उसके बाद अब इंपोर्ट का ऑर्डर बनाना शुरू कर दो भाई, इंडेंट अपने एक्सपोर्टर को भेज दो। तो यहाँ पे उसके बाद इंपोर्टर जो है वो इंडेंट की फॉर्म में एक्सपोर्टर को ऑर्डर दे देता है, जहाँ पे वो सारी बातचीत लिख देता है कि भाई ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये क्वालिटी, इस तरीके से पैकिंग, शिपिंग डिटेल्स, इंश्योरेंस और पेमेंट वगैरह सब कुछ। उसके बाद क्योंकि वहां से फिर आवाज आई होगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, तो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर बनवाया जाता है इंपोर्टर के बैंक के थ्रू, जहां पर एक्सपोर्टर को गारंटी दी जाएगी कि चिंता मत करो, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद फाइनेंस अरेंज होता है। डेफिनेटली अब पैसों का अरेंजमेंट भी करना बहुत जरूरी है, तो इंपोर्टर जो है वो अरेंज करता है फंड को एडवांस में, ताकि जैसे ही गुड्स आए वैसे हम उनको लेने के लिए पहुंच जाए, कहीं हमारे ऊपर डीमोरेज चार्जेस ना लग जाए। यानी कि जब तक हम पोर्ट से गुड्स को नहीं लेकर आएंगे पेनल्टी सारे चार्जेस पे करने के बाद, तब तो वो गुड्स वहीं रहेंगे, और जितने दिन तक वो वहां रहेंगे हमारे ऊपर पेनल्टी लगती रहेगी। तो अगर हम इन चार्जेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो एडवांस में हम लोग अरेंज करके रखते हैं। तो 6 स्टेप्स आपके ये हो गए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिपिंग एडवाइस आपको यहाँ पे मिलेगी कि जैसे गुड्स लोड हो जाएंगे तो एक्सपोर्टर आपको शिपिंग एडवाइस देगा कि भाई जो आपके गुड्स है वो लोड हो चुके हैं, और उसके अंदर सारी चीजें लिखी होंगी, इनवॉइस का नंबर, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, वेसल का नेम, एक्सपोर्ट कहाँ पर किया जा रहा है, पोर्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन उसका, क्वालिटी, सेलिंग डेट, सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सपोर्टर है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो इंपोर्टर के बैंक के पास सरेंडर कर देगा, जैसे भी उनकी टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर सेट हुई होगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए वो सब चीजें यहाँ पर होंगी। और इंपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को तभी ले सकता है जब या तो वो पेमेंट कर देगा या पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस कर देगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी या फिर प्रॉमिस हो जाएगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक, उसके बाद अराइवल ऑफ गुड्स, यानी कि अब गुड्स मुबारक हो आप तक पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही वेसल रीच होता है, जो शिप का कैप्टन होता है वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है वो डॉक अथॉरिटीज को दे देता है, क्योंकि भाई देखो उसका काम तो हो गया, उसका काम था यहाँ तक सामान को पहुंचाना, उसने पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर आईजीएम लिस्ट के अंदर वो सारे इंपोर्टेड कार्गोज होते हैं, उनकी लिस्ट होती है पूरी, और यहाँ पर ये आपको एक परमिशन होती है कि अब आप अनलोडिंग कर सकते हो। तो अनलोडिंग के टाइम पे इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ताकि पता चल सके कि क्या आया है।
उसके बाद आखिरी स्टेप है इसका कस्टम क्लियरेंस और देन रिलीज ऑफ गुड्स। तो अब इंपोर्टर को कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, एक्सपोर्टर ने तो अपना काम कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिलीवरी ऑर्डर, जिसे हम एंडोर्समेंट भी कहते हैं, तो इंपोर्टर को यहाँ पर एंडोर्समेंट लेना होगा बिल ऑफ लेडिंग से, और या फिर एक डिलीवरी ऑर्डर अपनी शिपिंग कंपनी से सारे फ्रेट चार्जेस देने के बाद। पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज यहाँ पर पे करने होंगे, इंपोर्टर को सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन कि भाई यहाँ पर जो भी ड्यूज है आपके वो मुझे बता दो। तो उसके लिए वो लैंडिंग और शिपिंग ड्यूज ऑफिस जाएगा, वहां पर उसको सारे डॉक ड्यूज बताए जाएंगे जिसको उसको पे करना होगा, और जैसे ही वो पे करेगा उसको पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट मिल जाएगी। उस रिसीट को वो दिखाएगा ताकि वहां से वो गुड्स ले सके। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री भरना होगा, इंपोर्टर जो है वो फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री ताकि कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन हो सके। कस्टम जो वाले जो है वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, गुड्स को चेक करेंगे, और उसके बाद आपको एक रिलीज ऑर्डर देंगे। तो जैसे आप सारी ड्यूटी भर दोगे, कस्टम वाले आपको एक रिलीज ऑर्डर दे देंगे, जिसका मतलब है गुड्स इनको हैंड ओवर कर दो। ठीक है, तो ये सारा था हमारे इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर से छोटा भी होता है और सिंपल भी होता है। अब इसमें भी कौन से डॉक्यूमेंट तुमने इस्तेमाल किए हैं वो देख लो। ट्रेड इंक्वायरी बनाई है जहां पर तुमने रिटर्न रिक्वेस्ट दी थी एक्सपोर्टर को कि बता दो क्या क्या बेचते हो, उन्होंने रिटर्न तुम्हें जो रिप्लाई किया परफॉर्म इनवॉइस की फॉर्म में। ऑर्डर अब आप जान चुके हैं कि क्या होता है, एक रिटर्न फॉर्म में होता है कि भाई ये सामान आप हमें भेज दो। लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी है इंपोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर को। बिल ऑफ लेडिंग जो यहाँ पर शिप का मास्टर आपको देता है, ये एक्नॉलेज करते हुए कि गुड्स आ चुके हैं हमारे पास। एयरलाइंस एयरवे बिल दे देती है। बिल ऑफ एंट्री एक कस्टम फॉर्म है जो इंपोर्टर भरता है गुड्स को रिसीव करते टाइम, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर है जो एक्सपोर्टर बनाता है इंपोर्टर के लिए कि आप एक्सेप्ट करो कि आप हमें पैसा बाद में दे दोगे। साइड ड्राफ्ट के अंदर वही होता है कि अगर जैसे डॉक्यूमेंट दिए ऑन साइड पेमेंट मिल गया। इस ड्राफ्ट का मतलब होता है जहां पर आप एक्सेप्टेंस करते हो कि आप इन फ्यूचर पेमेंट करोगे। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट के अंदर सारी डिटेल होती है जो शिप का कैप्टन भर के देता है ताकि अनलोडिंग की जा सके। डॉक चालान जो है वो इंपोर्टर भरता है क्योंकि उसको डॉक के और पोर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो पे करने होते हैं सारी कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो इंपोर्ट प्रोसीजर भी हो गया। अब पढ़ते हैं आखिरी टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि पूरे देश और दुनिया के अंदर जो ट्रेड है वो स्मूथ हो सके, सिर्फ गुड्स का ही नहीं सर्विसेज का भी। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 में, और उससे पहले गेट यहाँ पर था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसको 1948 से लेकर 1994 तक देखा गया। हेडक्वार्टर हमारे WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ये अलाउड करता है एक परमानेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हुए, अलाउड करता है फ्री फेयर और स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड को। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। फिलहाल यहाँ पर 164 मेंबर कंट्रीज हैं और सबको WTO के रूल्स और पॉलिसीज फॉलो करने होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर कुछ ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं जो सभी को फॉलो करने होंगे, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अब पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस क्या है? नेचर की बात करें तो यहाँ पर कोई सिर्फ सेट ऑफ रूल्स थे, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, बट अब इसको परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी तो इसके अंदर सिर्फ गुड्स थे, बट वहां गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट यहाँ पर थोड़ा स्लो था, बट वहां पे फास्टर है, ऑटोमेटिक है और स्ट्रॉन्गर है। तो कह सकते हो कि WTO उसका सक्सेसर है और ज्यादा पावरफुल, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है गेट को WTO को एस्टैब्लिश करने के पीछे? तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है रिड्यूस द ट्रेड बैरियर। इसने हमारे ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया क्योंकि बहुत सारे जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया या कुछ रेट्स को कम कर दिया गया। लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं और प्रोडक्शन और ग्लोबल डिमांड यहाँ पर बढ़ चुकी है। सस्टेनेबल यूज हो रहा है यहाँ पर रिसोर्सेज का क्योंकि इको फ्रेंडली मेथड से यहाँ पर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टेबल और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है हमारे पास क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाला एक फ्रेमवर्क बनाया गया है क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पर एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। और आई होप कि जिस चैप्टर को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया डिटेल में, आज वन शॉट में वो सारी चीजें आपकी फिर से एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, सो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार चीजों के साथ। So till then, take care. Bye bye.